चलिए क्वेश्चन नंबर 43 जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपके पास गिवन है 3:। जेड न्यू पार्टनर आया है और 30,000 रुपीज लेकर आया गुडविल के। गुडविल जब लेकर आता है जर्नल एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और इस प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी गिवन है और न्यू रेशो भी गिवन है, क्लियर कट मेंशन है। तो जिस क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू गिवन हो तो सबसे पहले आप जरूर सैक्रिफाइस रेशो जरूर निकाला करो, बहुत बड़ा रोल है उसका। फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, एक्स की ओल्ड 3/-1/3, एलसीएम लिया 12, 9 - 4, 5/12 सेक्रीफाइस की है y की, 1/4 - 1/3, एलसीएम लिया 12, माइनस का आंसर आ रहा है। तो अपने बेसिक्स में रहना, फर्स्ट एंट्री वही कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर, नेक्स्ट एंट्री जो हम करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है 30,000 रुपीज को, एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। एक्स ने सेक्रीफाइस किया, वाई ने क्या किया? तो नए पार्टनर के आने की वजह से वाई को जितना प्रॉफिट पहले मिलता था इन फ्यूचर में ज्यादा मिला करेगा। एक्स का तो बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। एक्स का हिस्सा तो जेड भी ले रहा है, वाई भी ले रहा है। जेड नया पार्टनर तो गेन करता ही करता है, उल्टा जो ओल्ड पार्टनर है वो भी गेन कर रहा है। तो रूल है, सेकंड चैप्टर से हम पढ़ते आ रहे हैं और पूरी बुक का रूल है, गेनिंग पार्टनर इज ऑलवेज डेबिटेड एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो वाई क्या करोगे आप इसमें, यानी वाई भी पैसे देगा। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट किसको देगा? एक्स को, क्योंकि एक्स ने सेक्रीफाइस किया बहुत ज्यादा। वाई कितने पैसे देगा? उसके लिए हमें फॉर्म की गुडविल चाहिए। किसकी गुडविल चाहिए? ये याद रखना, फॉर्म की गुडविल चाहिए। और पूरे इस लाइन में दूर दूर तक फॉर्म की गुडविल दे नहीं रखी। गुडविल दे रखी है किसकी? जेड। जेड की गुडविल गिवन है 30,000, वो भी कितने शेयर के लिए लेकर आया? वो 1/3, 1/3 शेयर के लिए आया, 30,000 लेकर गुडविल आया। इसकी गुडविल के बेस पे आप फर्म की गुडविल निकाल सकते हो, उसके शेयर को रेसिप्रोकल करके। तो नए पार्टनर की गुडविल के बेस पर अगर आपको फर्म की गुडविल निकालना चाहते हो तो रेसिप्रोकल कर देना। अब ये फर्म की गुडविल आ गई, फर्म की गुडविल आ गई तो गेन कितना किया उसने? इस 1/12 को 90,000 से, यानी फर्म की गुडविल 90 है, 1/12 इसने गेन किया, ये भी पैसे देगा 70, यहाँ लिखो 7,500, टोटल कितना मिलेंगे? 37,000। ठीक है। वैसे एक बात बताऊं, जितना वाई ने गेन किया और जितना जेड सेक्रीफाइस कर रहा है, सॉरी जेड गेन कर रहा है, दोनों को मैं प्लस करूंगा ना, वो दोनों ने गेन किससे किया? दोनों की गेनिंग को मैं अगर प्लस करूंगा ना तो इससे सेक्रीफाइस के बराबर निकलेगा। चेक कर लेना, बेशक मैजिक हो जाएगा, क्योंकि इसने सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस का मतलब इसने अपना हिस्सा दिया। किस किस को दिया? क्लियर कट मेंशन है, वाई को दिया और किसको दिया? जेड। दोनों को प्लस कर लो, यही आंसर निकलेगा। और अगर मैं फर्म की गुडविल को, इस फर्म की गुडविल को मैं अगर इससे मल्टीप्लाई करूं तब भी आंसर क्या निकलेगा? 37,000। ट्राई कर लेना, वेरीफाई कर लेना बेशक, मतलब कोई यूज नहीं है उसका, मतलब वैसे कर सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पूछा क्या वो देख लो। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के मैक्सिमम 4 केसेस हैं। लेट वाला, एक्वायर वाले 2, और एक लास्ट वाला जिसमें नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होता, डायरेक्ट सरेंडर लिखा होता है। देखिए ना, अगर तुमने पहले 2 वीडियोस देख ली हैं तो टिप्स पे होंगे फिर तो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसमें बच्चे गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। अभी मैं तुमसे पूछूं, देखना तुम भी शायद बताओ मुझे गलत। ए और बी पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? सी कितने पर शेयर के लिए आया और ये एंट्री पास करी है, कौन सा केस है ये? और अगर ये लेट वाला केस है, अगर ये लेट वाला केस है, ओल्ड रेशियो क्या होती है? तो गुडविल भी किस रेशियो बढ़ती है? सेक्रीफाइस में। तो यानी ये गुडविल ओल्ड रेशियो में बढ़ी होनी चाहिए, पर ये 2 रेशियो बना ही नहीं रही। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नया पार्टनर क्या लेकर आया? गुडविल, और इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू, क्लियर कट मेंशन है सी शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू ए एंड बी इन देयर
इसकी सेक्रीफाइस रेशियो में कन्वर्ट कर दो इसको, ये आएगा तुम्हारा 45 थ्री जा 135 3:1, यानी ये जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो इसका मतलब लेटर वाला केस नहीं है। दैट मीन्स केस क्या बना ये, सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर विच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ, सी इज एडमिटेड कितने शेयर के लिए, ये वाला शेयर उसने किस किस से लिया, ए और किस रेशियो में, बताओ कौन सा केस बना, अब क्या करूं, ए सेक्रीफाइस हाउ मच 1/4 into 3/16, this is called sacrifice, b sacrifice 1/4 into 1/4 1/16। मैं साथ के साथ तुम्हें क्वेश्चन तो करवा ही रहा हूं, पर साथ के साथ जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसमें कह भी रहा हूं कि मार्क कर लेना, और वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि पेपर में अगर मुश्किल पेपर आता है, अगर मुश्किल पेपर आया कुछ 20% 30% तो डिफिकल्ट आता है, वो इनमें से ही आएगा, फिर वो तुम्हारे को पहले ही मार्क करवा दिया था, टिप्स रखना उनको। सेक्रीफाइस शेयर, न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर, ए की बताओगे ओल्ड कितनी थी 2/3, उसने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया 3/16, एलसीएम लिया 48 52 माइनस 9 32 माइनस 9 23 अपॉन बी की ओल्ड 1/3 1/16, एलसीएम लिया 48 16 माइनस 13 अपॉन, ए की भी निकल चुकी है, बी की भी निकल चुकी है, सी की बिना आंखें बंद करे निकालनी हो, अगर बिना आंखें बंद करे नहीं, आंखें बंद करके निकालनी है, तुम्हारे हिसाब से कितनी होनी चाहिए, नीचे क्या है, ऊपर दोनों का मिला के कितना बन रहा है 36, हाँ क्या कर दो 48 में से 36 माइनस करो, वैसे अदरवाइज क्या करोगे तुम, क्या रखोगे इसकी जगह 1/, फिर एलसीएम लोगे तब भी वही आना, तो शॉर्टकट तरीका 48 में से दोनों माइनस कर दो 12/, रेशो क्या आई 23 13, चेक कर लो आंसर है ये, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करेंगे, इसको 1/4 शेयर किसी से नहीं लिखा हुआ तो लेटर वाला केस ट्रीट करते हैं इसको, बट आपको फोकस किस पर रहेगा, तो गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सेक्रीफाइस रेशो में, जब रेशो आ गई सेक्रीफाइस रेशो, सेक्रीफाइस का मतलब यही हुआ कि ए और बी ने सेक्रीफाइस किया किस रेशो में 3:, सेक्रीफाइस का मतलब यही है कि सी ने एक्वायर करा ए और बी से इन द रेशो ऑफ 3:, फिर उसके बेस पे आंसर निकल जाएगा। ऑलमोस्ट पूरी बुक के जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर ही है, इसी क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन को बहुत 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 ज्यादा ध्यान से समझना, ठीक है। पार्टनर्स एडमिशन के टाइम पे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे एसेट्स की और लायबिलिटी की नई वैल्यू निकालते हैं कि आज की डेट में देखते हैं कि हमारी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू या तो इंक्रीज होगी या क्या होगी डिक्रीज, एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो पार्टनर्स को होता है प्रॉफिट, और एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो तो लॉस। प्रॉफिट, एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो तो प्रॉफिट, एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज हो तो लॉस। लायबिलिटी वो होती है जो मार्केट में हमें पे करनी है, अगर पेमेंट इंक्रीज हो जाए, मान लो किसी को 20,000 रुपीज देने थे, अब हमें पता चला कि 25 देने पड़ेंगे उसको, ऐसी लायबिलिटी जो हमें लगता था यार इसके 50,000 रुपीज देने, बंदा कहता भाई 45,000 दे, हिसाब नील कर, फायदा नुकसान, तो ऐसी एसेट्स जो एक बिजनेसमैन ने रखी तो ही है गोडाउन में, पर अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि उसके माइंड से निकल गया यार ये एसेट पड़ी है, और जब वो चेक करता हो ये तो एसेट पड़ी हुई है, जिसको हम बोलते हैं कि कभी हम अब जा रहे होते हैं किसी पार्टी पुर्टी में, वैसे पॉकेट में हाथ डालते हैं, 500 रुपये निकले, अनरिकॉर्डेड एसेट, फायदा नुकसान, इसको बोला जाता है अनरिकॉर्डेड एसेट प्रॉफिट, एक तरह से अनरिकॉर्डेड एसेट, एसेट इंक्रीज हुई है एक तरह से पार्टनर्स की, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कई बार हमने किसी फ्रेंड से अपने पैसे लिए होते हैं और हम उसे कहते हैं कि विद इन 1 वीक के अंदर वापस कर देंगे, चांस की बात है हमारी नीयत ऐसी नहीं थी, हम देना भूल जाते हैं उसके पैसे, फिर वो भी नहीं मांगता, 2-3 महीने वो खुद कहता है भाई तूने मेरे से पैसे लिए थे जरा
वो दे दे फिर यार। ओ हाँ यार, तेरे से पैसे लेते भूल गया, सॉरी। दैट इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड प्रॉफिट लॉस। लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई एक तरह से, बस फर्क क्या है, ये एसेट है और ये क्या है। इन सब प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एक अकाउंट ओपन होता है, दैट अकाउंट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट को अगर प्रॉफिट हुआ तो कर देना क्रेडिट, रीवैल्यूएशन को अगर लॉस हुआ तो कर देना जर्नल एंट्री करते समय। क्या करते समय? जर्नल एंट्री करते समय या रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे भी आपको लॉस होगा तो डेबिट साइड में, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में। ये भी याद रखना, बेसिक सी चीज है। तुम्हारे सामने सिचुएशंस गिवन है, आपको बताना कि फॉर्म को तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हारे साथ हुआ है सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल ये मान के चलना कि तुम बताना तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे लिए लॉस है या तुम्हारे लिए प्रॉफिट है, फिर उसको बेस में एंट्री करेंगे। लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन को, प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन का नेचर। एक बच्चा कहता है सर बड़ा गंदा नेचर है इसका, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन होते हैं इसके। रीवैल्यूएशन का नेचर है नॉमिनल अकाउंट। कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट कहता था ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर, इसलिए रीवैल्यूएशन को लॉस और हो तो डेबिट किया जाता है, प्रॉफिट हो तो क्रेडिट किया जाता है। क्वेश्चन में लैंड एंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले नंबर पे ही आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय, मैंने अपनी बुक्स में इस बिल्डिंग की वैल्यू 50 लाख रुपीस लिखी हुई है। कितने? और ये मैंने 2 लाख रुपए कम लिखी हुई है। एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी इसकी? 52 लाख है एक्चुअल वैल्यू, और मैंने कितनी लिखी है? मैं क्या लिखूंगा 50 को काट के? मेरा फायदा नुकसान हुआ कितने का? क्यों? क्योंकि मैंने बुक्स में दिखा रखी है 50, एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू कितनी है 52, तो 2 लाख बढ़ गई। प्रॉफिट ना, प्रॉफिट के टाइम पे एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट के टाइम पे रीवैल्यूएशन को किया जाता है क्रेडिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड दो वर्ड ऐसे हैं जो कि एक तरह से ऑपोजिट होते हैं। अंडर वैल्यू वैसे कम होता है ना, तो इसका मतलब है इंक्रीज हुआ। ओवर वैल्यूड का मतलब हमने गलती से ज्यादा दिखा रखा है, एक्चुअल वैल्यू क्या है उसकी कम। ऑपोजिट है ये थोड़े से। सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉक इज कितना? बुक वैल्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट। मैंने अपनी बैलेंस शीट में जो स्टॉक की वैल्यू दिखा रखी है वो दिखा रखी है 60, पर एक्चुअल वैल्यू इतनी नहीं है। मैंने ये वाला स्टॉक 20% गलती से ज्यादा दिखा रखा है, पर एक्चुअल वैल्यू क्या है इसकी। और बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं अच्छा 60,000 दिखा रखी है, ये तो 20% ज्यादा है, 20% निकला 12,000। वो कहते हैं सर जी एक्चुअल वैल्यू कितनी है। बच्चे गलती करते हैं, तो आपने तो सही करा है। ये हाँ, ये गलत है। और वैल्यू में माइनस नहीं होएगा। हाँ, चलो ठीक है, यानी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 48। हमारे हिसाब से, मैंने भी अगर करा है तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है, मैंने कितनी दिखा रखी है 20%। अगर मैंने 48 का 20% निकाल के ऐड करो 60 बनना चाहिए, चेक करो बन रहा है, चेक कर देते हैं। अगर एक्चुअल वैल्यू कितनी है 48, मैंने 20% ज्यादा दिखा रखी है, तो अगर 48 ये है तो 20% तो बनेगा 9600, ये तो बन ही नहीं रही, वापिस तो पहुंच ही नहीं रही हम 60 में, कि नहीं? आपको बता रहा हूं मैं, याद रखना वर्ड, चैप्टर नंबर 3 में भी है, चैप्टर नंबर 4 में भी है। अगर आपके पास परसेंटेज की फॉर्म में गिवन हो, किस फॉर्म में, और वर्ड हो आपके पास अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, ये दो वर्ड अगर आपके पास हो, अगर आप एक्चुअल वैल्यू निकालना चाहते हो, एक्चुअल वैल्यू को लेट कर लो 100। क्या लेट कर लो कि अगर एक स्टॉक मेरा 100 रुपीज का है, तो मैंने 20% ज्यादा दिखा रखा है, ओवर दिखा रखा है 20%। तो 100 वाली चीज मैंने कितनी दिखा रखी है, ये मैंने दिखा रखी है बुक में। रूल कहता है कि जो चीज निकालनी है ऊपर रखो। क्या बोला मैंने? जो चीज निकालनी है ऊपर। हमें क्या निकालनी है? 100 रखो ऊपर, नीचे रखो जितनी तुमने एक्चुअल में बुक में दिखा रखी है। 100 वाली चीज कितनी दिखा रखी है, इनटू 120 के हिसाब से कितनी शो रखी है, 60,000। तो इस कहानी का कुल मिला के ये आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है। चाहे अंडर वैल्यू हो चाहे ओवर वैल्यूड हो, हमेशा ऊपर क्या रखोगे? अगर ओवर वैल्यू है तो नीचे क्या रखोगे? 120। अगर अंडर वैल्यू है तो, ओवर वैल्यू टू अंडर वैल्यू, ऊपर क्या रखोगे हमेशा? 100। ओवर है तो प्लस करके, अंडर है तो कहाँ पे? उसके नीचे।
इनटू जो बुक में दिखा रखी है। अब देखो, अब होएगा, अब बनेगी बात। एक्चुअल वैल्यू कितनी है उसकी? मैंने कितनी दिखा रखी है? 20%। 50 का 20% निकालो, जस्टिफाई कर देगा फिर ये। अब थोड़ा एनालाइज करो, बैलेंस शीट में तुमने कितनी दिखा रखी है? बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ। वैसे वैल्यू कितनी है? प्रॉफिट लॉस एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, यानी ये वाले क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 एडमिशन के जो फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे पक्का आएंगे। चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट में भी पक्का आएंगे। तो तुमसे एक रिक्वेस्ट है, उस समय तुम्हारा आंसर कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि वर्ड क्या लिखा चुका हूं मैं? इंपॉर्टेंट लिखा चुका हूँ। ये वाली एंट्री इंपॉर्टेंट है, ये वाली एंट्री भी इंपॉर्टेंट है, यानी इन सारी एंट्रीज में से जो इंपॉर्टेंट वो भी मार्क करा रहा हूँ, क्योंकि इसी में ही अटकोगे तुम, है ना? फिर अब लगता है अटकना चाहिए तुम्हें। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, हाउ मच? जिसमें अमाउंट गिवन है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत आती है परसेंटेज वाले में। परसेंटेज वाले की दिक्कत को हम सोल्व कर चुके हैं, ऊपर हमेशा 100 रखना है एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए। चलिए जी, थर्ड पॉइंट है, तुम्हारे साथ हुआ है जो भी हुआ है ये, और उसके बेस पे तुमने बताना है तुम्हें प्रॉफिट या लॉस है। प्रोविजन टू बी मेड फॉर कंपनसेशन ऑफ ₹20,000 टू एन, एक तुम्हारा पुराना एम्प्लॉय था जिसको तुम्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा ₹20,000, पैसे देने पड़ेंगे, तो ऑब्वियस लॉस ही है। लायबिलिटी आपकी क्या हुई है? इंक्रीज। जर्नल एंट्री क्या बननी चाहिए? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कि मैंने तुम्हें बताया था जब भी लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन को क्या किया जाएगा? डेबिट। कितना? 20। टू में क्या लिखोगे? टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन 20,000, दैट्स इट, सिंपल सा। कोई शक? सबकी बात। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने मार्केट से पैसा लेना है। बैलेंस शीट में 150 हमने दिखा रखे हैं कि यार मार्केट से हमने 1,50,000 रुपीज लेने हैं, और अभी अभी ताजी ताजी इंफॉर्मेशन मिली है, आज तक में न्यूज चैनल में रिपोर्ट आई है कि दे आर एस्टिमेटेड टू बी प्रोड्यूस नॉट मोर देन रुपीज, कि 150 मार्केट से लेने हैं, और खबर क्या आई है? 1,30,000 से ज्यादा हमें नहीं मिलेंगे। 20,000 के डेटर्स भाग गए, कहते भाई हमारे पास जहर खाने जो के पैसे नहीं, हम तुम्हारे पैसे क्या दे। तुम्हारे को खुशी हुई कि गम हुआ? गम होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस हुआ। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। डेटर्स आपकी एसेट है, एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट, जितने अमाउंट से डिक्रीज हुई है। तो एसेट्स का रूल मत याद रखो, सिंपल प्रॉफिट लॉस का याद रखो, अंडरस्टूड डेबिट उसके ऑपोजिट साइड में उसका नाम ही आएगा। तो मैंने तो इन चारों में से फिलहाल दो इंपॉर्टेंट लिखवाए हैं, ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, हर कोई बच्चा देख के पहचान सकता है इजिली। फिफ्थ, क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने मार्केट में पैसा देना है। क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 रिसीव्ड एज कमीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ नहीं आता बच्चों क्या है। मैंने मेहनत करी, मैंने काम किया अच्छे से, जिसके बदले में मुझे कमीशन मिला। मुझे मान लो इसने कमीशन दिया मेरे पास, मैंने इससे पैसा रिसीव किया, मैंने अपनी बुक में लिख लिया यार मैंने तो इससे पैसे रिसीव करे। मैंने क्या मान के चला कि मैंने इससे पैसा उधार लिया, चलिए उधार, तो मैंने उसको क्या मान लिया? क्रेडिटर। एक्चुअल में वो क्या है? मेरी इनकम, मेरी मेहनत है। क्या मेरा वो क्रेडिटर है? तो मेरी लायबिलिटी क्या होगी? तो मैंने इसको कहा भाई मैंने तेरे पैसे देने हैं, कहता सर कैसी बातें कर रहे हो, वो तो आपका कमीशन था, वो तो मैंने वो दिया था। मैं कहा शुक्र है यार, मैं तो तेरे को लायबिलिटी मांग के चल रहा था। तो मेरी 10,000 लायबिलिटी क्या होगी? कम। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क करा दिए, 1 2 3। कुछ पॉइंट समझ ना आए तो कृपया करके प्लीज पूछ लेना, क्योंकि बोर्ड ये फाइनल रिवीजन है, ठीक है? इसके बाद रिवीजन कब होगी? नहीं कराऊंगा, ऐसी बात नहीं करवाऊंगा, वो कराऊंगा 19 21 22 23 सर। T24 को क्या है? ठीक है, और उन 4 दिनों के बीच में 2 पेपर भी हो सकते हैं, मतलब दिन रात एक कर देंगे, मतलब सोना नहीं हमने उन दिनों में। सोना है, मतलब नींद भी जरूरी है, कि मेरे पेपर में सो के वहां जाके। हाँ जी, तो इसमें तो जनरल एंट्री बता दो, मैंने तो टॉपिक बता चुका हूँ क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस है, एंट्री बता दो क्या होगी। जिसको हमने क्रेडिटर माना था वो क्रेडिटर हमारा, क्रेडिटर्स कम हो गए। एंट्री, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना? 6 पॉइंट। ये तो मजाक है। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज, इसको भी बच्चे गलत करते हैं। मैं तुम्हें हाईलाइट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ तरीका है।
ये वर्ड क्या लिखा है? एक टू नहीं है, टू है। कितनी? मशीनरी की वैल्यू कम होकर 1,20,000 रह गई। हमने अपनी बुक्स में कितनी दिखा रखी है? बुक्स का मतलब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमने दिखा रखी है 2 लाख, और अभी अभी ताजी ताजी इन्फॉर्मेशन है कौन से चैनल पे? आज तक न्यूज चैनल पे, कि आपकी मशीन की वैल्यू 2 लाख नहीं है, आपकी मशीन की वैल्यू कितनी है? 1,20,000। तो खुशी गम, कितने का गम? 80,000। फिर एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो कहने का मतलब है, टू का मतलब है आपको कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर, टू में कंपेयर करना है। सिंपल है, इसको मार्क नहीं कराना, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बस आपको टू वाले को मार्क करना है यार। लिख लो टू के आगे कंपेयर, बुक काली पीली सब कर दो। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज, ये मतलब मैं इसलिए करा रहा हूँ जिनका थोड़ा सा इंग्लिश में हाथ टाइट होता है ना, तो थोड़ा सा वो उनके लिए बता रहा हूँ कि टू में कंपेयर कर लेना। वैसे तो खुद ही पता चल जाता है, क्लियर है। तो इसमें बताओ, इसमें साफ पता चल रहा है, मशीनरी इज टू बी डिक्रीज बाय, मार्क्स डिक्रीज बाय 10, खुशी गम। मशीनरी डिक्रीज बाय 120, कितना गम? बाय में डायरेक्ट, टू में कंपेयर। तो लिख लेना, बाय में डायरेक्ट, टू में कंपेयर। तो ये गलती तुम फिर भी करोगे, चलो कोई बात नहीं। एंट्री बताओ क्या होगी फिर, जल्दी बताओ भाई, इतने काहे सोच रहे हो? मशीनरी डिक्रीज हुई है, प्रॉफिट लॉस, एंट्री दो जल्दी से। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, अमाउंट बताओ जल्दी से। 120। अगर यहाँ टू होता तो 80, काट दे भाई, कहीं टू ही समझ लो। चलिए जी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कितनी लिखवाई मैंने तुम्हें? एक दो ते त्रै, बाकी तो सिंपल सी है। पढ़ो इसको फिर। एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंटेड टू रुपीज हैव बीन पेड बाय पार्टनर। जर्नल एंट्रीज जितनी भी होती है, जो भी अकाउंट्स बनाए जाते हैं, किसकी बुक में बनाए? तुम्हारी बुक में, फर्म की बुक में? फर्म की बुक में बनाए जाते हैं, ठीक है। खर्चा हुआ एक, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है खर्चा। एक्सपेंस, एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। तो जब एक्सपेंस होगा या लॉस होगा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। जब लोन लिया जाता है ना, लोन, बैंक का वैल्यूएटर आता है वैल्यूएशन निकालने के लिए। ऐसा नहीं कहता, वो पूरा चेक करता है और कहता है भाई साहब आपकी बिल्डिंग की वैल्यू 50 लाख है, मैं बैंक वालों को बता दूंगा। समाज सेवा कर रहा है, वैल्यूएशन के चक्कर मारने के पैसे लेके जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं वैल्यूएशन चार्जेस, क्लियर। वैसे ही फर्म ने अपनी एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू निकलवाई। अब जिससे निकलवाई उसने क्या लिए? पैसे। पैसे किसने पे करे? शक्तिमान। एक्स कहता मैं पे करूंगा, कौन पे कर रहा है? एक्स। एक्स कौन है? तो क्या कोई मामा का लड़का है हमारा? एक्स ने पैसे दिए, किससे लेगा? फर्म से। अगर तुम 3 लोग पार्टनर हो और बिजली का बिल भराओ फर्म का, तो क्या फर्म से आगे पैसे नहीं लोगे? लोगे ना। तो फर्म का एक्सपेंस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट देने किसको है? एक्स को, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितने? मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट। तो जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, अगर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, लॉस और खर्चे यहाँ पे, इनकम और गेन यहाँ पर, अगर मुझे इसी एंट्री की पोस्टिंग करनी हो यहाँ पे, तो क्या लिखूंगा? एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट साइड में, और दिखाऊंगा क्या कि फर्म ने किसको पैसे देने हैं। क्रेडिटर्स 10,000 से कम हो गए, फायदा हुआ है, फायदा हुआ है तो क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय। लॉस हुआ 20,000, लॉस दिखाऊंगा यहाँ पे टू डेटर्स। तो ऐसे करके आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना सकते हो, ऐसे करके आप जर्नल एंट्रीज भी बना सकते हो। दोनों टॉपिक कवर हो गए हमारे ऑलमोस्ट। अब हम इसके बाद सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन करते जाएंगे। आज के लिए मोर देन इनफ है। बड़े बेकार लोग, लगा और कहोगे। लास्ट क्वेश्चन कर लें, ऐतिहासिक क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ये ध्यान रखना। अगर दिमाग थोड़ा सुन नहीं हुआ फिर ही करेंगे, अगर दिमाग थोड़ा है मतलब ठीक है तो। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले पढ़ लो क्या तो तुम्हारा दिमाग काम कर जाए। क्वेश्चन को करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही है, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है पहले, क्वेश्चन में पूछा गया है। फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा है, क्या लिखा है? यू आर रिक्वायर्ड कैलकुलेट द रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक की नई वैल्यू बताओ। आयुषी एंड सृष्टि 2 पार्टनर्स है, रेशियो 3:2, और बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू कितनी है? हमने अपनी बुक्स में 3,10,000 दिखा रखा है, पर आज की वैल्यू क्या है वो तुम्हें निकालनी है। तुम, एक बच्चा कहता है सर वैल्यूटर को बुला लेंगे, नहीं, इस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग तुम्हें निकालनी पड़ेगी। मशीनरी की वैल्यू बुक्स में कितनी दिखा रखी है?
डेटर्स की वैल्यू, क्रेडिटर्स की वैल्यू, उन्होंने नए पार्टनर टीना आई है बिजनेस में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों तीनों के बीच में डिसाइडेड है। मशीनरी की, ओ अल्टीमेट पॉइंट, मजा ही आ गया। ऐसे क्वेश्चन में आप प्यारा सा राज दुलारा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। कौन सा अकाउंट? लॉस यहाँ, प्रॉफिट यहाँ। करवाया है मैंने टॉपिक ये वाला। एक्चुअल वैल्यू बता दो कितनी होगी। एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए ऊपर क्या रखूं, कौन में क्या रखूं? एक्चुअल, शाबाश। इनटू क्या करूं? मशीनरी की वैल्यू हमने दिखा कितनी रखी है, कितने गई? 495, 4 लाख हमने दिखा रखी है 495, वैल्यू है 450, प्रॉफिट लॉस कितना? 2। ओवर वैल्यू का मतलब उल्टा होता है, ओवर वैल्यू का मतलब वैल्यू कम है, अंडर वैल्यू का मतलब वैल्यू ज्यादा। एक्चुअल वैल्यू 450 है, हमने गलती से 495 दिखा रखी है, ये बड़ा दुख की बात है। 45,000 का लॉस हुआ, ऑल इज वेल, ठीक हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, bought into books and provision for doubtful debts to be credited at unrecorded debtors। डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमने पैसा हमने रिकॉर्ड नहीं किए थे। फायदा नुकसान। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे पैसा हमने अपनी बुक्स में दिखा नहीं रखे, अभी पता चला यार ये तो 20,000 लेने मैंने उससे। अनरिकॉर्डेड एसेट जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पे आएगी, फायदा हुआ। हाउ मच? 20। और साथ के साथ इंफॉर्मेशन होगी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। रीजन इज दैट उसमें 10% क्या है? डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब मिलने के चांसेस, प्रॉफिट लॉस। इसका 10%, 20,000 का 10%, 2,000 मिलने के चांसेस। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर चाहो तो डायरेक्ट, अगर टाइम बचाना चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे 18 दिखा सकते। 20 में से 2 मिलेंगे, नहीं तो बचे कितने? 18। ये मत दिखाना, वो मर्जी है तुम्हारी। क्रेडिटर्स ऑफ 20,000 आर नॉट लाइकली टू बी। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने पैसा देना है और 27,000 हमें पे करने की जरूरत नहीं है। फायदा नुकसान, इधर देखो, ये देखो, बड़ी प्यारी लाइन लिखी है। क्या गिवन है? लॉस। लॉस कब होता है? अगर ये वाली साइड, अगर ये वाली साइड ज्यादा तो हम यहाँ लिखते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स। अगर ये वाली साइड ज्यादा तो हम लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। जैसे हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, ये वाली साइड में से ये माइनस करते लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। लॉस है तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? तो यहाँ लिखो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स हैं? ओल्ड पार्टनर्स देखो कौन कौन है। आयुषी एंड सृष्टि। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सृष्टि का ही लिखूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। किसका गिवन है? कितना? लॉस कभी भी एक पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके लॉस के बेस पे फर्म का लॉस निकालना है। जैसे नए पार्टनर की गुडविल के बेस पे फर्म की गुडविल निकालते थे ना, अब इसके लॉस के बेस पे फर्म का लॉस निकालना है। 36,000 कितने शेयर के लिए? 2/5। फर्म का लॉस निकाल लो। 36,000 का 5/2 कर दो, 18 इंटू 5, 90,000 टोटल फर्म का लॉस है। अगर 90 फर्म का लॉस है तो इसका कितना होगा? 90 में से 36 माइनस करो, ठीक है। दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, यही रूल कहता है, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। करो फिर इक्वल। 90 प्लस 20 110, 110 प्लस 27 1,30,000। यहाँ कितना बन रहा है? 40। ओ भाई साहब, 90 का और लॉस हुआ है। यानी 137, तो हमें पता है 137 में से 47 माइनस करो तो बचा कितना? यानी 90,000 का हमें और लॉस हुआ था, किसी ना किसी एसेट की वैल्यू कम हुई थी। और वो किसकी वैल्यू कम हुई थी? क्योंकि इस पूरे पॉइंट्स में स्टॉक की वैल्यू के बारे में कहीं नहीं बता रखा। यानी वैल्यू किसकी कम हुई थी? ब्रैकेट में लिखोगे बैलेंसिंग, कि तुमने ये वैल्यू निकाल ली है। तो कई बच्चे आंसर लिख के आते हैं, आंसर इज 90,000, और हम एग्जामिनर कहता है गलत, क्वेश्चन इज रॉन्ग। क्वेश्चन ने पूछा क्या? स्टॉक की नई वैल्यू बताओ। स्टॉक कितना था? वैल्यू कितनी कम हुई? 310 में से 90 माइनस करो, एक्चुअल वैल्यू इज 2,20,000। ठीक है, ये आंसर है। आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं ब्रेक के बाद।